गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे लेसन 2 का यादृच्छिक प्रतिचयन। यादृच्छिक प्रतिचयन वह होता है जहां समष्टि प्रतिदर्श समूह से व्यष्टिगत इकाइयों को यादृच्छिक रूप में चुना जाता है। अभी आपको ये लाइन समझ में नहीं आई। इसका मतलब यह है कि ये हमें समग्र का अध्ययन करना है, पूरे देश के बारे में बताना है या पूरे क्षेत्र के बारे में बताना है। तो इसके अंतर्गत अपन को व्यष्टिगत इकाइयों से, व्यष्टिगत आपके अर्थशास्त्र कितने प्रकार का है? 2। एक व्यष्टिगत यानी व्यष्टि और दूसरा कौन सा है? समष्टि। व्यष्टिगत इकाइयों में विशिष्ट इकाइयों का यानी व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समग्र का अध्ययन किया जाता है। यहाँ अपन को समग्र का अध्ययन करना है, लेकिन किसके द्वारा करना है? व्यष्टिगत इकाइयों यानी प्रत्येक एक एक व्यक्ति के द्वारा अध्ययन करेंगे पूरे क्षेत्र का। तो यादृच्छिक रूप से उसे चुना जाता है। माना कि अब इसको कैसे चुनना है? अभी अपने को जैसे कोई हड़ताल हो गई या कोई क्षेत्र में किसी प्रकार की वो है, तो माना कि सरकार एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले परिवारों के बजट पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में, जैसे पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो जाती है, तो पेट्रोल की कीमत का प्रभाव सोचो अर्थव्यवस्था में सारे पर पड़ेगा, क्योंकि सभी वस्तुएं कैसी हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी। हो रहा है नहीं हो रहा? आजकल पेट्रोल के दाम कितने बढ़ रहे हैं, और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो अपन कोई भी वस्तु खरीदनी जाती है तो आने जाने का उस पर परिवहन चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, तो वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऐसे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव की जांच करना चाहती है। इसके लिए उसे क्या करना है? 30 परिवारों का प्रतिनिधित्व करना है। प्रतिनिधित्व करना मतलब क्या करना है? यादृच्छिक प्रतिचयन करना है। प्रतिचयन बोलो, प्रतिदर्श बोलो, एक ही है। तो इसको यादृच्छिक प्रतिचयन के द्वारा 30 परिवारों के बारे में उसको क्या करना है? अध्ययन करना है। तो इसके चुनाव के लिए उसे पहले क्या करना पड़ेगा? जैसे 300 लोग हैं, 300 परिवारों के नाम के क्या करेगी कि जैसे आपने लॉटरी देखा होगा ना, सब व्यक्तियों को, अब प्रत्येक व्यक्ति का तो है नहीं, कुछ एक व्यक्तियों के द्वारा उसको क्या करेगी? पता लगा लेगी कि ये कैसा हो रहा है। अब जैसे सरकार है, सारे गरीबों के बारे में तो पता नहीं लगाएगी, सबके बारे में तो पूछ के नहीं आएगी। उसमें से कुछ क्षेत्र के गरीबों से, या कोई अमीरी वाली बात है तो कुछ क्षेत्र के अमीरों से, या मीडियम वाली है तो कुछ क्षेत्र के अमीरों से पता लगाती है, और पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर उसको मालूम कर लेती है। तो ऐसे ही उसे 300 परिवारों के नाम की क्या डालनी है? पर्ची डालनी है, ठीक है ना। उसमें से मात्र उसमें से कितने उठाने हैं? 30 उठाने हैं। 30 नाम की पर्चियाँ उसको चुन लेनी है। तो देखो 300 परिवारों के नाम पर पर्चियों पर लिखे जाते हैं, और फिर उन पर्चियों को पूरी तरह से आपस में क्या कर लिया जाता है? मिला लिया जाता है। जैसे पर्ची, जैसे अपन लॉटरी करते हैं ना, वही सिस्टम है इसमें। इसके बाद उसमें से साक्षात्कार के लिए बार बार से कितनी पर्ची हमें टोटल जितने निकल नाम लेने हैं, 30 के लेने हैं, 40 के लेने हैं, तो उन पर्चियों 300 में से सिर्फ हमें कितनी पर्ची उठानी है? 30 पर्ची उठानी है। अब ये आप 1 उठाओगे, 2 उठाओगे, कुल मिला के कितनी है? 30। अब 30 में से जो 30वें का स्थान है वही पहले का होगा, क्योंकि सबसे, जैसे अपन ने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अपनी क्या निकली है, कोई अपन को वैकेंसी निकली है, अपन को इंटरव्यू के लिए जाना है, उन्होंने 10 लोगों को बुलाया, तो उसके लिए जो पहले नंबर पर जाए, चाहे वो 10वें नंबर पर जाए, उसके लिए तो वो समान है, लेकिन उसमें से वो किसको चुनेगा वो उसके ऊपर निर्भर है। तो 30 नाम की उसने पर्चियों को चुन लिया। अब यादृच्छिक प्रतिचयन में प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की क्या होती है? समान संभावना होती है, और चुना गया व्यक्ति ठीक वैसा ही होता है जैसा कि नहीं चुना गया व्यक्ति, क्योंकि उसके द्वारा ही 30 परिवारों के द्वारा उसको सारे 300 परिवारों के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो 300 प्रतिदर्श इकाइयों में से समष्टि में सभी इकाइयों की 30 इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है। अतः इस तरह निकाले गए प्रतिदर्श को ही क्या कहते हैं? यादृच्छिक प्रतिदर्श या यादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं। और इस विधि का दूसरा नाम क्या है? लॉटरी विधि के इसे नाम से भी इसे क्या करते हैं? जाना जाता है। मैंने आपको व्यष्टि का मतलब अभी बताया था, यानी व्यष्टि का मतलब होता है विशिष्ट इकाई यानी एक इकाई, ठीक है। और समष्टि का मतलब क्या होता है? समग्र की इकाई होती है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है आपका? यादृच्छिक प्रतिचयन। यादृच्छिक प्रतिचयन 2 प्रकार के प्रतिचयन बताए थे, तो दूसरा अयादृच्छिक प्रतिचयन। तो अयादृच्छिक प्रतिचयन के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र के 100 परिवारों में से 10 परिवारों को चुनना चाहते हैं। उसमें तो अपन ने क्या किया था कि लॉटरी लगाई, लॉटरी में से कागज़ डाले और कागज़ में सबका नाम लिखा, और नाम लिख के 30 परिवारों को चुन लिया। लेकिन इसमें मुझे जैसे किसी गांव के बारे में जानकारी करनी है, तो मैं क्या करूँगी? सरपंच के पास जाऊँगी, तो सरपंच मुझे क्या देगा? अपने गांव में से किसी लोगों के, तो ज़्यादातर वो क्या करता है? अपने परिवार के ही लोगों के बारे में बता देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें चुने गए 10 परिवारों को चुनना चाहते हैं, तो हम यह तय करेंगे कि किस परिवार को चुनें और किस परिवार को छोड़ दें। तो ऐसी स्थिति में ऐसे परिवार को चुन सकते हैं जो हमारे लिए कैसे होते हैं? सुविधाजनक, जो आसपास के हों, जानने वाले हों, या फिर अपने मित्र या परिचित के घर को भी हम चुन सकते हैं।
इस विधि में सभी व्यक्तियों को चुने जाने की समान संभावना नहीं होती है। अब आपके उसे जैसे कि मेरे से कोई पूछने आया, मेरे कोई बहुत ज़्यादा अजीज़ है तो मैंने उसको बता दिया और मेरे पड़ोसी को ही छोड़ दिया, तो मैं छोड़ सकती हूँ? नहीं। ऐसे ही मतलब इसमें सबको समान चुनने की संभावना नहीं होती है। तो इसके अंतर्गत निर्णयकर्ता क्या होता है? अपने निर्णय, उद्देश्य, सुविधा तथा नियत नामात्रा यानी कोटा। जैसे अभी कोई जगह है और कह दिया मेरे 2 लोग रख लेना, बाकी के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, लेकिन वो तो हो गया ना काम, 2 लोगों को जो उसको रखना था वो रख ही लिया ना काम करने के लिए। तो इसमें निश्चित निर्णय, उद्देश्य, सुविधा सब एक निश्चित आधार पर चुने जाते हैं, मतलब इसे ही क्या कहते हैं? अयादृच्छिक। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है, यादृच्छिक में तो सभी के समान चुने जाने की समान संभावना होती है, लेकिन अयादृच्छिक प्रतिदर्श में सभी के समान चुने जाने की संभावना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसमें से तो अपने मिलने वाले, अभी आप में से किसी फ्रेंड के किसी को बोला जाए, जाओ आप, प्रिंसिपल सर बोलते हैं जाओ अपने क्लास में से किसी एक बच्चे को बुला के लाओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अपनी फ्रेंड को बुला के लाओगे, ठीक है ना? तो ये कौन सा है? अयादृच्छिक। और क्लास में से यदि सारे बच्चों में से मॉनिटरिंग का वो हो रहा है तो 3, 5, 7 जितने बच्चे खड़े होंगे तो लॉटरी के जरिए अपन उनको चुन लेंगे, और जितने सब 5 या 6 चुने गए खड़े होते हैं, लेकिन 2 को चुना या नहीं चुना क्लास में मॉनिटर के लिए, तो वो कौन सा चयन है? यादृच्छिक चयन है। समझ में आ गया होगा बेटा। अब दूसरी आपका टॉपिक है प्रतिचयन त्रुटि। प्रतिचयन का मतलब क्या होता है? सैम्पलिंग एरर। जो अपन जनगणना में सारे सैंपल क्या करके लाते हैं? इकट्ठा करके लाते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग अपन, और जो भी समग्र का अपन नियम जो भी अपन करते हैं वो सब कैसे होते हैं? औसतन होते हैं। औसत में उन्हीं उनको निकाला जाता है। जैसे मैंने कहा कि सबकी आय को जोड़ा, अब आय की विभिन्न लोगों की आय अलग अलग होती है, लेकिन अपन क्या कहेंगे? देश में और प्रति व्यक्ति आय कितनी है? कितनी है? देश में सब परिवार के लोगों की आय को जोड़ा और देश की जनसंख्या का भाग लगा दिया। तो किसी की उससे ज़्यादा भी हो सकती है और किसी की उससे क्या हो सकती है? कम भी हो सकती है। कम वाला तो क्या कहेगा? ये तो गलत है, मेरी तो कम है, और इसने औसतन कैसी दिखा दी है? ज़्यादा दिखा दी है, ठीक है ना? तो प्रतिचयन त्रुटि प्रतिदर्श आकलन तथा उसी की जनसंख्या के प्रांगण में प्राचल में अंतर को इंगित करता है। माना हम 2 व्यक्तियों का एक उदाहरण देते हैं जिसमें क्या है, जहाँ अपने 2 मूल्य हैं, एक तो 500 है, दूसरा 600 है, पर उसको हमको क्या निकालना है? औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को अपन क्या करेंगे? टोटल करेंगे, उसमें भाग कितने का लगाएंगे? 2 का लगाएंगे। तो 5 और 6 कितने होते हैं? 1100, और 1100 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 550। यहाँ हमने क्या किया है कि असली मान कितना है अपना, कि असली मान तो ये है ना अपना, एक का 500 है और एक का 600 है या नहीं? लेकिन आकलन अपना कितना हुआ है? 550 हुआ है, जो कि कैसा है? गलत हो गया या नहीं हो गया? तो इसको ही अपन क्या कहते हैं? सैम्पलिंग एरर यानी प्रतिचयन त्रुटि कहते हैं, ठीक है। और अप्रतिचयन त्रुटि किसे कहते हैं? तो अप्रतिचयन त्रुटि की अपेक्षा ये क्या होती है? ये अधिक गंभीर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रतिचयन त्रुटि को तो बड़े आकार के प्रतिदर्श लेकर कम किया जा सकता है, जैसे 500, 600 इन सब का टोटल किया और उनको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अयादृच्छिक त्रुटियों को कम करना असंभव होता है, क्योंकि इसमें अपन क्या होता है, वहाँ से जो लिख के लाते हैं ना आंकड़े, वो गलती लिख लाते हैं। जैसे आपने होगा ना 27 लिखा, 27 लिखना है उसको 87 लिख दिया, या 31 लिखना है उसको 13 लिख दिया। तो ऐसी संख्याएं कई बार क्या हो जाती है, अपने गलत हो जाती है। तो ऐसी जो अपनी गलती है वो समझ में इतनी जल्दी से नहीं आती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अप्रतिचयन त्रुटि कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था अभी आपको, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? नॉन सैम्पलिंग एरर। ये बोला हुआ है ना आपको, नॉन सैम्पलिंग एरर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अप्रतिचयन त्रुटि को, ठीक है ना। अब आप देखो, दूसरा टॉपिक है आपका भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? CSO, या मैं आपसे कहूँ CSO का पूरा नाम क्या है? तो उसका है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और यहाँ पर सारे जनगणना, ये जो है आपकी संस्था CSO जो क्या करती है, आपके जब भी किसी भी वर्ष के आपको यदि जनगणना के आंकड़े लेने हैं तो आप इससे ले सकते हो। सर्वप्रथम जनगणना, नेक्स्ट कोर्स टॉपिक है। सर्वप्रथम जनगणना देश में कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और आज़ादी के बाद कब हुई है? 1951 में हुई है। जनगणना में हम क्या क्या एकत्रित करते हैं? जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचना एकत्रित की जाती है, जैसे आकार, घनत्व, लिंग, अनुपात, साक्षरता, जनसंख्या का ग्रामीण शहरी विकास, ये सारी चीज़ें अपने को इसमें एकत्रित की जाती है। आज आपका सेकंड लेसन समाप्त हो गया है, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है।